गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक अपने 2 मॉक टेस्ट सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। यस, FBMS 2 का सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं अपने। अभी अपन FBMS 3 के ऊपर जाएंगे, मतलब सेकंड सेक्शन का थर्ड पेपर के ऊपर जाएंगे। ओके, ये जो थर्ड पेपर है बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको देख रहे हैं कि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं और रिपीटेशंस आपको समझेंगे कि कितने ज़्यादा रिपीटेशंस आते हैं जो आपके पेपर में भी आते हैं। ओके, yes, first question, which of the following are the characteristics of monopolistically competitive market? मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। भाई पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि ये पहली चीज़ मैंने बात करनी चाहिए कि मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंस होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस। भाई मोनोपोली में क्या होता है ना, मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर, एक सिंगल सेलर होता है तो उसको बोला जाता है मोनोपोली। और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ज़्यादा रियलिस्टिक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ज़्यादा रियलिस्टिक है। ज़्यादा रियलिस्टिक है मतलब अभी तो मोनोपोली चलती नहीं है, पहले मोनोपोली अभी मोनोपोली ज़्यादा चलती नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अभी क्या है कि ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर्स है, एक सेलर नहीं है। देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। पहले क्या था, मोनोपोली चलने का। मोनोपोली मतलब एक बंदा प्रोड्यूस करेगा और वही मार्केट में चलेंगे। बट अभी क्या चलता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसे हम बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। फिर टेक्सटाइल्स की बात करें, वहाँ पे भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या फीचर्स है? पहला फीचर तो उन लोगों ने ऑप्शंस में उन लोगों ने ये किया है कि नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिस्ट। यस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिस्ट। आपको आना है तो आप आ सकते हो, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। एंट्री बैरियर नहीं है, जैसे मोनोपोली में है एंट्री बैरियर है, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं था। क्योंकि ये क्वेश्चन उन लोगों ने कॉमन करके भी पूछा है। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था, पिछले सेशन में अपन ने देखा कि एक कॉमन अजम्पशन जो होता है वहाँ पे पूछा गया था, जो था रिस्ट्रिक्शंस ऑन नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिस्ट। फिर मेनी सेलर्स भी है। यस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अपने को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मोनोपोली के बारे में बात चल रही है तो भाई एक ही सेलर रहेगा। नहीं, मेनी सेलर्स है, देयर आर मेनी सेलर्स। फिर अपन आते हैं, यस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। आपका प्रोडक्ट किसी और से अलग है, इसकी वजह से आप मार्केट में हो और आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वर्क कर रहे हो। यस, तो अपना आंसर क्या बनता है, ऑल ऑफ दी 3। यस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है, which one of the following oligopolistic model insist on cooperation? ओलिगोपोली, हाँ, यहाँ पे एक चीज जानते हैं कि ओलिगोपोली में क्या होता है। ओलिगोपोली में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जितने सेलर्स नहीं रहते, बट यस मोनोपोली से थोड़े ज्यादा रहते हैं, वेरी फ्यू, बट देर आर मोर देन वन। इतना ध्यान देना, मोनोपोली में एक होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज्यादा होते हैं। नॉट एज मच एज परफेक्ट कंपटीशन, बट यस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से थोड़ा कम, बट मोनोपोली से जरूर ज्यादा किसमें होता है, ओलिगोपोली में। किसमें होता है, ओलिगोपोली में। नाउ एक मॉडल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो कॉपरेशन पे रहता है, जो कॉपरेशन फेस करता है, मतलब कॉपरेशन के लिए अपन ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल बनाते हैं। वो कौन सा मॉडल है, वो है कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल। कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल में बेसिकली ये क्या होता है ना कि थोड़े बहुत फर्म्स एक साथ आते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं ना। व्हाई इज दिस एग्रीमेंट मेड, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑपरेशन के लिए ये बनता है। कौन सा, कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल। कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल बेसिकली क्या होता है, थोड़े बहुत फर्म्स जो है ओलिगोपोली में वो एक साथ आते हैं और एक साथ आके एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि अपन कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन। इससे क्या होता है, मार्केट में उनको एनहांसमेंट मिलता है, मार्केट में उनका थोड़ा सा अपर हैंड बन जाता है। यस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शनल मनी क्या होता है, ऑप्शनल मनी, मनी के चैप्टर से। ऑप्शनल मनी बेसिकली, ऑप्शनल मनी एक बात कर सकते हैं, एक यस, सो वे वर ऑन ऑप्शनल मनी। तो ठीक है, ऑप्शनल मनी क्या होता है, ऑप्शनल मनी बेसिकली एक नॉन लीगल टेंडर है ना। नॉन लीगल टेंडर मतलब क्या होता है, बेसिकली जब अपन बात करते हैं पैसे के बारे में बात करते हैं, इशुएंस ऑफ नोट इशुएंस अपन ने चैप्टर में पढ़ा है। जब अपन मनी का चैप्टर पढ़ते हैं, बैंक का चैप्टर पढ़ते हैं, तब अपन ने देखा कि जब भी पैसा इशू करना पड़ता है तो उसके अगेंस्ट कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। यस, पहले ज़माने में क्या होना था कि फुल 100% रिजर्व्स, मतलब अगर मुझे 100 करोड़ इशू करने हैं तो 100 करोड़ के नोट्स इशू करने, तो 100 करोड़ के रिजर्व्स भी होने मांगते हैं। एम आई राइट? यस, आई एम राइट।
फिर उसके बाद क्या, मिनिमम रिजर्व सिस्टम आया। मिनिमम रिजर्व सिस्टम ने बोला तो 100 करोड़ इशू करना है ना, तो एक मिनिमम परसेंटेज ही रख, इतना रिजर्व्स मत रख तू। रिजर्व्स इन द सेंस गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इतना रिजर्व्स रखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम लेवल पे रख। 100 करोड़ है ना, तो 20% 30% जो भी उनका है उस हिसाब से रख। बट एक ऑप्शनल मनी आया जो बोला तुमको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट रिक्वायर टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ सपोर्टिंग रिजर्व्स फॉर इट। ऐसे कौन सा है, ऐसे कौन सा है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? बेसिकली अपन यूज़ करते हैं फाइनल पेमेंट के समय। फाइनल पेमेंट के समय समझो मैंने किसी से गुड्स खरीदे तो मुझे उनको पेमेंट करना है, तो मैं बोलती यार ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले, यार ये चेक ले, ये चेक ले, ये चेक रख, और वो चेक रखेगा। मैंने उसको बोला है 2 दिन बाद डिपॉजिट कर, वो 2 दिन बाद डिपॉजिट करता है, 3 से 4 दिन में वो एनकैश होता है। मतलब अभी मैंने जो चेक दिया, क्या चेक के पीछे कुछ भी सपोर्टिंग था? नहीं, सपोर्टिंग नहीं था। मैंने कहाँ पे यूज़ किया? फाइनल पेमेंट में यूज़ किया, यस। तो दैट इज कॉल्ड एज एन ऑप्शनल मनी, इट इज़ नॉट मनी, इट इज़ एन ऑप्शनल मनी। तो इट इज़ अ नॉन लीगल टेंडर, इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, इट इज़ अ नॉन लीगल टेंडर। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ने क्या बोला? अगर याद आता होगा तो मैं यहाँ पे लिखती। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ने बोला कि मैं डायरेक्टली इक्वेशन के ऊपर बोल रही, एम वी इज इक्वल टू पी टी। ये इक्वेशन है, याद रहेगा। तो एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम वी का मतलब क्या होता है? एम इज दी मनी सप्लाई, सॉरी टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल, बराबर। V is the velocity of money, V is the velocity of money। now velocity of money मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स पैसा क्या होता है ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज यूज इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। P is the price level, P is the price level and T is the total number of transactions in an economy। अपन ने बात की थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, मेरे को जितना याद है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्या होता है, 100% एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, 100% एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं, इकोनॉमी फुल सेटिस्फैक्शन पे चल रही है, तो 100% काम करते हैं, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो 100% पे है, तो कितनी भी डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ने के बावजूद प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, तो जिसकी वजह से टी जो होता है वो कांस्टेंट है। एक मिनट, टी जो है वो है कांस्टेंट, यस, टी कांस्टेंट है, जिसके वजह से मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ टाइम्स मनी रिवॉल्व्स इन एन इकोनॉमी वो भी कांस्टेंट बन जाता है। ये भी मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को के करके रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वी एंड के दोनों भी कांस्टेंट है तो एम डायरेक्टली डिपेंड करेगा, ठीक है। कोई भी चेंज, अगर एम में कोई भी चेंज लाना है, दैट इज मनी सप्लाई में कोई भी मुझे चेंज लाना है, तो मुझे डायरेक्टली प्राइस लेवल को इम्पैक्ट करना पड़ेगा। प्राइस लेवल पे थोड़ा भी इम्पैक्ट आ गया मनी सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, यस यस। तो इसका मतलब मनी सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस लेवल। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोले, देखो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट प्राइस लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई, यस। प्राइस लेवल इज इनवर्स रिलेटेड टू मनी सप्लाई, नो। मनी डिमांड का तो सवाल ही नहीं आता, एंड प्राइस लेवल इज नॉट रिलेटेड, नहीं, दोनों में संबंध है, वो भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। याद रखना एम वी इज इक्वल टू पी टी। टी इज कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि 100% पे काम कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई नहीं बढ़ने वाला, जिसकी वजह से वी भी कांस्टेंट है। तो मेरा जो भी मनी सप्लाई है दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स प्राइस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो इज डिफाइंड एज, देखो बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की। कस्टमर है, ठीक है, मैं बैंक के पास गई, मैंने बैंक में समझो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए। तो मैंने 1 लाख रुपीज़ जब डिपॉजिट किए तो बैंक को ये पैसा अवेलेबल है क्रेडिट के लिए। क्रेडिट इन द सेंस व्हाट? एडवांस। एडवांसेस देना मतलब क्या होता है कि लोन देना, किसी और सामने वाला बंदा जो भी आएगा उसको वो लोन दे सकती है पैसे से। बट पूरे के पूरे 1 लाख रुपए वो लोन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसमें से कुछ ना कुछ तो उनको रिजर्व्स निकाल के आरबीआई को देना पड़ता है, आरबीआई को देना पड़ता है, खुद के पास रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ रिजर्व्स होते हैं, उसको बोला जाता है, एक रिजर्व है जिसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये रिजर्व रेशियो में क्या होता है ना, आपको जितने भी डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट जो भी मिले, एफडी, सेविंग्स, ये जो भी मिले है ना बैंक को, उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज अमाउंट ऑफ मनी उनको किसके साथ रखना पड़ता है? आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। किसके साथ रखना पड़ता है? आरबीआई के साथ रखना पड़ता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो।
यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक छोटे में लिख लेना कि जो CRR होता है ना वो आपको RBI के साथ रखना पड़ता है, और एक SLR जो होता है ना वो आपको खुद के साथ रखना पड़ता है। यू कैन राइट खुद के साथ या फिर ओन, ठीक है, खुद के साथ रखना पड़ता है। SLR जब आएगा तब अपन उसको डिफाइन करेंगे, बट मेरे को ऐसा लगा कि अभी अपन आ ही गए तो इतना एक शॉर्टकट ट्रिक तो ध्यान देना है कि CRR जो होता है वो RBI के साथ रखते हैं, SLR जो होता है खुद के पास रखते हैं, बैंक को खुद के पास मेंटेन करवा देता है। कैश रिजर्व रेशियो, कैश विच द कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद देमसेल्फ, नो, ये SLR जो खुद के पास रखता है। कैश विच अ बैंक हैज टू ट्रांसफर टू इट्स ब्रांचेस, नो, ये संबंध नहीं बनता। परसेंटेज ऑफ टाइम and demand liabilities with a commercial bank has to keep in cash with the central bank. टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी क्यों बोल लाइबिलिटी हुआ है? क्योंकि जो भी डिपॉजिट्स मिलते हैं आपको वो तो डिपॉजिट्स आपके लिए लाइबिलिटी बनते हैं। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आपको किसके साथ रखने पड़ते हैं? सेंट्रल बैंक के साथ, CRR। रेशियो ऑफ क्रेडिट टू द करेंसी, नहीं, तो अपना आंसर क्या है? सी। अपना आंसर क्या है? सी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुपुलेशन इन CRR एनेबल्स दी RBI। देखो मैंने CRR बोला अभी कि 1 लाख रुपीज़ मेरे पास आए, समझो बैंक के पास आए, बैंक को रखना पड़ता है 10% खुद, RBI को देना पड़ता है CRR मेंटेन, तो मतलब 10,000 माइनस कर लो तो 90,000 उनको अवेलेबल है फॉर क्रेडिट क्रिएशन। बैंक ये RBI ये CRR रेट को मैनुपुलेट करके क्या करेगी? बेसिक देखो CRR रेट कितना है? 10%, ठीक है, समझा। 10% से बड़ा ही बैंक 20% की, तो अभी बैंक को 20,000 रुपीज़ RBI को देने पड़ेंगे। हाँ, तो मतलब अभी बैंक को कितना अवेलेबल है? 80,000 अवेलेबल है क्रेडिट क्रिएशन के लिए, मतलब बैंक के पास कम पैसा अवेलेबल है। अगर वही बैंक RBI 5% कर देती थी तो 95,000 अवेलेबल है। तो इसका मतलब RBI CRR को मैनिपुलेट करके, फ्लक्चुएट करके वो इन्फ्लुएंस करेंगी लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, क्योंकि एक बार उसके पास 90K अवेलेबल थे तो दूसरे क्षण उसको 80K अवेलेबल थे, तो दूसरे टाइम उसको 95K अवेलेबल थे। किस पर्पज़ के लिए? क्रेडिट क्रिएशन या फिर एडवांसेस देने के लिए अवेलेबल थे। ओके, चेक अनएम्प्लॉयमेंट का संबंध नहीं बनता है। GDP बढ़ाएंगे, कुछ संबंध नहीं है GDP बढ़ाने से। पॉवर्टी कितनी है वो भी कैसे समझेगी अगर आप मैनिपुलेट करते हो लेंडिंग कैपेबिलिटी को, तो मतलब CRR को मैनिपुलेट करके, समझा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक हद से लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास कॉमन सेंस है देन दैट्स इट। ठीक है, ट्रेजरेबल्स आर क्या? देखो यहाँ पे ना ये लाइक मेरे को ये सिंपल क्यों लगा, क्योंकि बेसिकली ये सारे डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं मॉक। देखो ट्रेजरेबल्स क्या होता है? ट्रेजरेबल्स बेसिकली एक लाइक देखो अभी बताने के लिए तो मेरे को पता है यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली बोल दूँ तो नहीं, आराम से बात करेंगे। ट्रेजरेबल्स क्या होता है? ट्रेजरेबल्स बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड्स की तरह होता है, जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ की तरह होता है। जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ मतलब क्या? जब अपन इशू करते हैं ना, तो इशू करेंगे तो डिस्काउंट पे इशू करेंगे, डिस्काउंट पे इशू करेंगे मतलब फेस वैल्यू 100 पे, डिस्काउंट पे इशू करेंगे 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ पे इशू किया, कस्टमर से 20 रुपये लिए 100 के बदले में। अभी कस्टमर को रिटर्न कुछ नहीं देंगे, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं देंगे, कब देंगे पता है क्या? पैसा कब उनको वापस किया जाएगा? कब किया जाएगा? मैच्योरिटी पे, ज़्यादा से हद तक 1 ईयर की मैच्योरिटी होती है, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर की मैच्योरिटी होती है उसकी, और वो अपन पैसा कितना देंगे? फेस वैल्यू 100 रुपीज़, समझा। तो मतलब इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो इससे दुखी नहीं होना है। 20 रुपीज़ मैंने दिए, मैंने 20 रुपीज़ दिए, गवर्नमेंट को कितने पैसे दिए? 20 रुपीज़ दिए, उसके बदले में उन्होंने मेरे को 100 रुपीज़ दिए, मेरा तो फ़ायदा ही है, ये फेस वैल्यू था ना। तो मतलब 80 रुपीज़ का डिफरेंस मेरा, इट्स माई बेनिफिट। तो ये जो ट्रेजरेबल्स होते हैं दिस आर शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स, क्योंकि मैक्सिमम याद रखना कि 1 साल होता है, 1 साल का ये समझ याद रखना कि 1 साल है तो लॉन्ग टर्म हो गया, नहीं, 1 साल मैक्स टू मैक्स 1 ईयर, तो उसके अंदर ही रहता है वो, तो शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स। हाँ, PPF कर्व अपन PPC कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर PPF कर्व भी बोला जाता है। कैसा कर्व होता है वो? ऑल ऐसा मैंने पिछले सेशन में बात किया था, ऐसा एक कॉनकेव कर्व होता है जो बेसिकली अपने को अल्टरनेटिव्स बताता है कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स बताता है, कॉम्बिनेशन कैसे अपन करेंगे और मैक्सिमम आउटकम या अचीव करेंगे। ठीक है, तो PPC कर्व ऐसा कॉनकेव होता है। ठीक है, क्यों कॉनकेव होता है समझो, यहाँ पे बर्गर और यहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर एंड पिज़्ज़ा। बर्गर का प्रोडक्शन मैंने 15,000 करने की, सेम एग्जांपल 15,000 करने की, तब पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन कितना होने का?
पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन 0 होने का फिर मैंने सोचा कि यार पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन भी किया जाए, 100 का पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन किया तो ये 14,000 पे गया। और ऐसा ही सिमिलरली मैं जस्ट एकदम डिटेल में नहीं लेंगे अपन, मैंने फिर बर्गर का प्रोडक्शन 12 किया, और पिज़्ज़ा का जो प्रोडक्शन का था 200 किया, फिर यहाँ पे 9 किया, तो ये कितना किया, 3 किया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे करते हैं कि भाई पिज़्ज़ा जो है, एक पिज़्ज़ा 100 पिज़्ज़ा बनाने के लिए, मतलब या फिर एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 बर्गर खो देने पड़े, या फिर 2 बर्गर में प्रोड्यूस नहीं कर, एक बर्गर में प्रोड्यूस नहीं कर पाई। नेक्स्ट में एक बार एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए 2 नहीं बना पाई, यहाँ पे भी एक के लिए मैं यहाँ पे 3 नहीं बना पाई। दैट इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉस ऑफ ऑर्गन अपॉर्चुनिटी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जब मेरा पीपीसी कर्व लीनियर रहेगा, मतलब ये ऐसा रहेगा, इसका मतलब क्या है, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा है, कांस्टेंट। कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। सो पीपीएफ कर्व इज लीनियर, इट अप्लाइज दैट कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस, कमिंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, ये आपका क्वेश्चन है। डू आई हैव टू सॉल्व इट? कैपिटल, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, लैंड है ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है भाई, चेंज, थोड़ा भी चेंज जब आप प्राइस में लाते हो, ठीक है, मतलब बेसिकली डिमांड में कितने हद तक, अपन ने बात की है कि डिमांड में चेंज होता है, डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है, डिमांड में कम चेंज होता है, डिमांड में इनफाइनाइट चेंज होता है। तो ये कितना हद होता है, कितना चेंज होता है, कितना इन द सेंस, इन स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स की बात करें तो ये कौन बताता है अपने को, इलास्टिसिटी बताता है। कौन बताता है अपने को, इलास्टिसिटी बताता है कि कितने हद तक आपकी डिमांड खींच सकते हो। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे डिटरमाइन करोगे, नेचर ऑफ कमोडिटी से। हाँ, नेचर ऑफ कमोडिटी में क्या याद करते हो, ड्यूरेबल गुड्स। अगर ड्यूरेबल गुड्स है, जैसे कि फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन ड्यूरेबल गुड्स है, तो अगर इसकी प्राइस अभी लाइक फॉर एग्जांपल एक फ़ोन की प्राइस अगर 20,000 रुपीज़ है और मेरे को ऐसा लगता है कि यार मतलब कॉस्टली है और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी नहीं खरीदना चाहिए, कम हो जाएगा तब खरीद सकती, तो कहना है इससे कि मेरी ड्यूरेबल गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर। येस, इट इज़ मोर, ठीक है, प्राइस के ऊपर डिपेंड बहुत हद तक करता है। कोई पेरिशेबल गुड्स की बात करूँ, वेजिटेबल्स की, ऑनियंस की, आपको पता ही रहेगा कि जैसे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, स्वीट्स की बात करें तो उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती, दे आर रिलेटिवली इन इलास्टिक, आसानी से ख़राब हो जाएंगे ना। तो फिर ऑब्वियसली ऑनियंस की बात करें अपन, ऑनियंस की भी बात करें भाई, 100 रुपीज़ का ऑनियन बनने के बाद भी वो मुझे लाइक आई विल रिक्वायर इट इन मेकिंग डिशेस फॉर मी, लाइक मेकिंग वेजिटेबल्स टू ईट, लाइक आई विल बी रिक्वायरिंग इट इन फूड। इस वैरायटी ऑफ यूजेस, ये इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। अगर वैरायटी ऑफ यूजेस है तो इलास्टिक सप्लाई है, इलास्टिक डिमांड है ऑब्वियसली। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, ये सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। अगर ओप्पो का वीवो सब्सटीट्यूट है, मतलब ओप्पो को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो प्राइजेस को फ्लक्चुएट करेगा तो लोग उनके वीवो के ऊपर जा सकते हैं। यस, मतलब ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिटरमाइंड बाय ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, तो मैंने तो ये पूरा क्वेश्चन इतने अच्छे से सॉल्व किया, जस्ट किडिंग, ओके। इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई, दैट इज, मैं परसेंटेज बोल देती हूँ, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब इट इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द सप्लाई इज सेड टू बी। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस मोर है देन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, इसका मतलब मेरा रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई है। यस यस, तो यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक नहीं, ये तो 1 होता है। इन इलास्टिक, यस यस, इलास्टिक है क्या? नहीं, परफेक्टली इलास्टिक है वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा आंसर क्या है? इन इलास्टिक। कमिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट स्टेट दैट सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एक्सेप्ट आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज, मतलब हर एक फीचर परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है, हर एक फीचर परफेक्ट कंपटीशन का है, बस जो परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट का जो था होमोजीनियस प्रोडक्ट वो नहीं है इसमें। तो कौन सा है ऐसा? ओलिगोपोली। भाई ओलिगोपोली में ना अगर बात करें तो देर आर फ्यू नंबर ऑफ बायर्स, बट परफेक्ट कंपटीशन में देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो ये चलेगा ही नहीं, नेवर।
डुओपोली में बस तीन क्या 2 ही सेलर्स रहते हैं, तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोली में एक होता है तो ये भी नहीं आएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, हाँ, तो कई हद तक मोनोपोलिस्टिक आ रहा है, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हाँ, तो मुझे इतना याद रखना है, मतलब इतना भी मेरे को याद आ रहा है कि मोनोपोलिस्टिक में होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आता है। हाँ, तो अभी तक तो अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए कि मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्यों होता है, कैसा होता है, वो सब जान लिया अपन। दैट्स इट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आएगा। यस, इसमें सारे फीचर्स है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एज वेल एज मोनोपोली। Yes. Next question. लॉ, यस, ये लॉ पढ़ने के पहले मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने लास्ट सेशंस में आई गेस मैंने लॉ ऑफ जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में उसमें रिटर्न्स टू स्केल बोला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोला था, वो गलत है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स है या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स है, वो फ्लो में गलती से मैंने बोल दिया था। आई जस्ट वांटेड यू गाइज टू नो अबाउट इट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स अप्लाइज टू। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स जो है वो लॉन्ग रन का है। वो क्या है? लॉन्ग रन का लॉ है। यस, लॉन्ग रन का लॉ है जो अपन बात करते हैं। कहाँ पे अप्लाई करता है? लॉन्ग रन में अप्लाई करता है। शॉर्ट रन में अप्लाई करता है क्या? नहीं। सो इट अप्लाइज टू शॉर्ट रन बट नॉट टू लॉन्ग रन, नहीं। बोथ शॉर्ट रन लॉन्ग रन, नहीं। इट अप्लाइज टू लॉन्ग रन बट नॉट टू शॉर्ट रन, ये करेक्ट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पासेस थ्रू। ये वाला लॉ की मैं बात कर रही थी। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में 3 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? 3 स्टेजेस। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स एंड यस नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स, सॉरी। तो कितने स्टेजेस होते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं। तो ये मेरा आंसर है। ओके, कमिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैंने इसलिए कहा था कि ये जो मॉक है आपका बहुत ज़्यादा सिंपल मॉक है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। यू हैव टू वॉच दिस मॉक। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर्स। आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। यस, तो व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलोइंग, जब एवरेज कॉस्ट, तो मेरे को 1 मिनट पढ़ ले दो। एवरेज कॉस्ट जब कम हो रहा है, ठीक है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट का क्या करने का? ठीक है, एवरेज कॉस्ट कब पड़ता है? जितना मेरे को याद है, जब स्टेज 1 में रहते हैं, स्टेज 1 दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, जब मेरा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा रहता है या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है रहता है, तब आई गेस मेरा कॉस्ट कम होता रहता है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? कम रहता है। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट भी कम होता रहता है, बट इस केस में माई एवरेज कॉस्ट इज मोर देन माई मार्जिनल कॉस्ट। ये चीज़ आपको तो लर्न करनी थी और मैंने वहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया था विथ डायग्राम्स एंड विथ ऑल दो शेड्यूल्स। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट का पोजीशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट विल लाई बिलो एवरेज कॉस्ट। ठीक है, marginal curve lies below the average cost. Okay, next question. Yes, question number 16. Suppose total cost curve is given by the equation C is equal to 5 plus 4Q. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट है ये, टोटल कॉस्ट का इक्वेशन इन दिस केस। एक्सप्लेन करो कि AC इज ग्रेटर देन MC। तो ऐसे सिचुएशन में अपन सॉल्व कैसे करें? ना अंडरस्टैंड? ऐसे सिचुएशन पे इक्वेशन दिखता है तो मैथ्स टपक में आ जाता है। ये में थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करना है। मैथ्स बेसिकली प्लस माइनस वाला मैथ्स यूज़ करना है जो आप फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। यहाँ पे क्या करोगे आप? लॉजिक लगाओ, क्या करोगे आप? भाई मेरे को अगर निकालना है कि टोटल कॉस्ट कर्व का क्या है, क्या रिलेशनशिप इंडिकेट करता है इक्वेशन, तो मैं क्या करूँगी? मेरे को ये दिखता है, एक वेरिएबल दिख रहा है दैट इज़ Q। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़ फॉर Q एंड देन आई विल बी फाइंडिंग वैल्यूज़ फॉर C। तो अगर मैं बोलूँ Q को 1 डालती, ठीक है, मैंने Q को 1 डाला, तो मेरे को क्या मिलता है? देखो, मैं यहाँ से लिखते हैं ऊपर से फटाफट। Q इज इक्वल टू 1, तो मेरे को क्या समझ में आता है? C इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 5 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 9। हाँ, ये भी सही है।
Q इज इक्वल टू 2 करते हैं अपन, दो डाल के देखते हैं। C इज इक्वल टू, आपको समझ में आएगा कि यू हैव टू कंपेयर ना, लाइक देखो आप AP पढ़ा रहेगा आपने, GP पढ़ा रहेगा मैथ्स में, तो आपको ये समझ में आता है कि व्हेन यू हैव 2 टर्म्स 3 टर्म्स, एक सीक्वेंस रहता है, सीरीज रहता है, तब जाके आप चीज़ें निकाल सकते हैं ना, ये AP में है क्या, ये GP में है क्या। उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर आपको रिलेशनशिप निकालना है तो यू हैव टू कंपेयर 2 टर्म्स। तो C इज इक्वल टू 5 + 4 × 2, तो ये कितना होता है, 4 2 8 + 5 दैट इज 13। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। नाउ दिस इज माय टोटल प्रोडक्ट। ये मेरा क्या बन गया, टोटल प्रोडक्ट। ओके, एवरेज प्रोडक्ट निकालो। एवरेज प्रोडक्ट कैसे होता है, माय टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 1, कितना होता है 9। ओके, सेकंड वाले कंडीशन में 13 डिवाइडेड बाय 2, 2 क्वांटिटी है ना वेरिएबल फैक्टर की, तो ये कितना बन जाता है 6.5। यस, मार्जिनल प्रोडक्ट देखते हैं। आई एम सो सॉरी, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज ऑल्सो टोटल कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में बात करें, आई एम सेइंग प्रोडक्ट। फिर मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट पे, 0 यूनिट पे तो 0 कॉस्ट होता है, फर्स्ट यूनिट पे कॉस्ट कितना होगा, 9 - 0 दैट इज 9। सेकेंड यूनिट पे कॉस्ट कितना होगा, 13 लेस 9 विच इज 4। तो अभी कंपैरिजन करो, यहाँ पे कंपैरिजन होगा क्या, देखो अभी कंपैरिजन होता है। जैसे आपको दिखता होगा कि ये एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। सेकेंड यूनिट पे एवरेज कॉस्ट वाज माय 6.5 एंड मार्जिनल कॉस्ट वाज माय 4। इसका मतलब ही माय एवरेज कॉस्ट इज मोर देन माय मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इतना तो कंक्लूजन आई कैन ड्रॉ। तो यहाँ पे देखते कुछ मिल रहा है क्या। पहला ही ऑप्शन बोलता है एवरेज कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट एंड इट इज ट्रू। ठीक है, अपन ने सॉल्व किया तो मेरे को ये चीज़ बोलनी थी, यहाँ पे आप अगर क्वांटिटी 1 नहीं डालते थे और डायरेक्टली क्वांटिटी 2 डालते थे तो भी आपको आंसर मिल जाता था। यस यस, कमिंग विथ नेक्स्ट क्वेश्चन ना। यस, यहाँ से आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। मैनेजमेंट के क्वेश्चन यहाँ से लेके 17 से लेके 22 तक है, उसके बाद 23 जो है वो आपका है, मतलब हमारा है, नहीं 23 आप हमारा है। ओलिगोपोली मार्केट यार है, आया ना। हाँ, ओलिगोपोली मार्केट इज नोन फॉर, ओलिगोपोली मार्केट इज नोन फॉर। तो ओलिगोपोली अपन ने बात की थी, ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगोपोली हैज़ वेरी फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स, देयर आर वेरी फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स एंड इसमें याद रखना ओलिगोपोली इज नोन फॉर इट्स प्राइस रिजिडिटी। प्राइस फ्लक्चुएशन होना बहुत डिफिकल्ट है ओलिगोपोली में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि यहाँ पे ओलिगोपोली में प्राइस फ्लक्चुएट हो। इसका मतलब क्या है, देखो ओलिगोपोली में बहुत कम सेलर्स, ठीक है, लाइक एग्जांपल अभी याद नहीं आ रहा बट बहुत कम सेलर्स है, ठीक है, बहुत कम, वेरी फ्यू सेलर्स, 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स में सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर एक फर्म प्राइस कम कर देती है, थोड़ा भी प्राइस कम कर देते, देखो कोक एंड पेप्सी, वही एग्जांपल लेते हैं, कोक ने उसका प्राइस 20 से 18 कर दिया, पेप्सी तुरंत उसका प्राइस 18 कर देगी, बिकॉज पेप्सी को पता है कि मेरे जो कस्टमर्स है, मेरे कस्टमर्स कोक खरीदेंगे जस्ट बिकॉज वो 2 रुपये सस्ता हो गया है, दे विल परचेज। तो अभी क्या होगा, उसने कम किया, फिर कोक बोले 18, मेरे को और कम करना है, मैं वो 16 कर दिया, तो इसने 14 कर दिया, वो अभी कोक वापस 14 कर देता है, फिर पेप्सी वापस। तो ये जो प्राइस वॉर है ना, यहाँ पे प्राइस वॉर होता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैंने अगर प्राइस कम कर दिया तो सामने वाला भी प्राइस कम कर देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ चलती है, प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी मतलब इसका मतलब ये होता है कि क्या अगर प्राइसेस बढ़े, एक फर्म ने प्राइस बढ़ाया तो दूसरा फर्म भी प्राइस बढ़ाएगा? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। तो ये तो लॉजिकल है कि एक ने प्राइस बढ़ाने से दूसरे का प्राइस नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि पता है मैंने अगर प्राइस बढ़ाए तो मेरे कस्टमर्स तो दूसरे के पास चले जाएंगे ना। तो यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी जो होती है और कैसी होती है वो भी अपन ने जान लिया। ओलिगोपोली मार्केट इज नोन फॉर इट्स प्राइस रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्टली, इट इज ऑन 43। यस, हाँ,
मतलब 24 से लेके 41 तक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस है। यस, अब देख भी सकते हैं बीच में डिसीजंस इन प्रोग्राम डिसीजंस और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं, ठीक है। कंट्रोल्स वही चैप्टर का है, रुको। $42 ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू, देखो यहाँ पे एक चीज है टाइम एलिमेंट, ठीक है। मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, याद आ रही है चीज़ है, याद आ रही है चीज़ है भाई। टाइम एलिमेंट के बेसिस पे तो मेरे को याद आता है वेरी शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है। तो 2 कहाँ से 3 आया, हाँ 3 आया, मैं कहाँ ना बोल रही। ऐसा ही क्वेश्चन पिछले इसमें भी देखा था, एरिया के बेसिस पे, एरिया लोकेलिटी में नेशनल, इंटरनेशनल एंड लोकल, वो था ना, वहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक में आया था, ये ट्रू और फॉल्स में आया, तो ये क्या बन जाता है, फॉल्स। ये क्या बन जाता है, फॉल्स। इसके बाद वाले क्वेश्चन, यस, इसके बाद वाला है अपना law of supply explain the functional relationship between supply of goods and demand for goods. Obviously not, supply of goods and price of the commodity ना। law of demand, law of supply किसके बारे में बात करता है, सप्लाई के बारे में एंड प्राइस के बारे में बात करता है, तो दिस इज फॉल्स। दिस इज द रीजन आई कॉल दिस मॉक वेरी सिंपल। 44, 45, 46 मैनेजमेंट के क्वेश्चन है। Which of the following is the best example of perfectly competitive market? Perfectly competitive market, बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, डायमंड्स ऑब्वियसली नॉट, मोनोपोली चलती है उसमें, मोनोपोलिस्टिक बोल दो या फिर मोनोपोली बोल दो क्योंकि गवर्नमेंट है उसमें। सॉफ्ट ड्रिंक्स मोनोपोलिस्टिक बात कर सकते हैं, एथलेटिक शूज़ ऑल्सो मोनोपोलिस्टिक, बट फार्मिंग जो है यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन चलता है। यस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन चलता है, तो ये है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का बेस्ट एग्जाम्पल। मोनोपोली डिमांड कर्व इज सेम एज व्हाट, तो मोनोपोली में डिमांड कर्व याद आ रही है आपको कुछ चीज़ें। मोनोपोली में डिमांड कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, और वो भी स्टीपर होता है, स्टीपर होता है। ये थोड़ा सा स्टीपर नहीं लग रहा, ठीक है, मिल गया मुझे मेरा वापस। यस, तो मोनोपोली में जो डिमांड कर्व होता है दैट इज बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड दैट टू इट इज स्टीपर कर्व। तो स्टीपर कर्व भी अपने को पता है व्हाई इट इज स्टीपर कर्व। नाउ मोनोपोली का जो डिमांड कर्व है इट इज सेम एज व्हाट, इट इज सेम एज व्हाट, मोनोपोली का जो डिमांड कर्व होता है इट इज सेम एज व्हाट, इट इज सेम एज व्हाट। देखो मोनोपोली में जो डिमांड होती, जो प्राइजेस होते हैं ना वो सेम होते हैं। मोनोपोली वाला जो है ना, एक बेसिकली एक उनका एक अजम्पशन है कि जो भी प्राइजेस रहेंगे वो सेम रहेंगे, दे वोंट फ्लक्चुएटेड प्राइजेस। हाँ, हाई रहते हैं प्राइजेस ऑब्वियसली, बट मोनोपोली में प्राइजेस सेम रखते हैं ना, बिकॉज प्राइस सेम रहता है और अपने को ये पता है कि जो मेरा प्राइस है वो मेरा क्या है, एवरेज रेवेन्यू, वो मेरा एवरेज रेवेन्यू, इसका मतलब ही मेरा डिमांड भी कर्व भी वही है, याद रखना हमेशा। एंड दैट टू इट इज स्टीपर AR, याद रखना। तो यहाँ पे आंसर क्या बनता है, इट इज AR कर्व। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इतने बार ये क्वेश्चन आता है ना सीरियसली। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो है, मेनी प्रोड्यूसर्स भी है, एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट इट इज़ नॉट एन अजम्पशन कि नो सेलिंग कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट ये जो अजम्पशन था वो परफेक्ट कंपटीशन में था। सेलिंग सॉरी अपना जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें नो सेलिंग कॉस्ट है नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज अ सेलिंग कॉस्ट ना, तो एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट ये है नहीं, तो विच इज डज नॉट, तो ये आंसर है मेरा। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, कंट्रोल ओवर प्राइस थोड़ा बहुत होता है क्योंकि यू हैव मेन इंपॉर्टेंट फीचर इन यू दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अभी तक आपने जान लेना चाहिए था कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। इन द शॉर्ट रन इफ द प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट,
in a monopolistic competitive market, in short run, if the price is मतलब average revenue is above, एक मिनट, हाँ, so average revenue is above the average cost, मतलब average revenue is more than the average cost, in a monopolistic competition the firm makes, क्या होगा अगर मेरा एवरेज रेवेन्यू मेरे एवरेज कॉस्ट के ऊपर है तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हूँ मैं, हाँ मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ, तो ये प्रॉफिट तो बन रहा है, तो ये लॉसेस नहीं बनता, ठीक है। तो प्रॉफिट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। प्रॉफिट है, देखो सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, प्रॉफिट एंड बार एंट्री टू न्यू फर्म्स, एंट्री नए फर्म्स को एंटर करने से कोई रोक नहीं सकता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। जब सामने वाला बंदे को दिख रहा है कि ये मार्केट में बहुत सारा लोग है, लोग है, अच्छा खासा प्रोडक्ट बना रहे हैं और अच्छा खासा उसमें कमाई भी है, तो यू कांट बार एनीबडी एंट्री इनटू द मार्केट। प्रॉफिट होता है एंड न्यू फर्म्स ज्वाइन द मार्केट, क्योंकि सामने वाले इंसान को देखता है कि दिस मार्केट हैज़ लॉट टू गेन इन इट, तो वो लोग भी एंटर कर देते हैं एंड दे ऑल्सो गेन प्रॉफिट इन इट। ओके, तो 50 क्वेश्चन के साथ अपना सेकेंड थर्ड, यस दिस इज ऑलमोस्ट अराउंड 35 मिनट्स, मैंने बोला था ये जो 50 क्वेश्चंस नहीं किए, ऑब्वियसली 25 क्वेश्चन ही किए, 25 क्वेश्चन अपने मैनेजमेंट के सर करेंगे, करण सर, यस ऑब्वियसली। तो इसके साथ अपना थर्ड सेशन भी कंप्लीट हो जाता है। लेट्स मीट विद द फोर्थ सेशन, थैंक यू।